नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। लेकिन अभी शो शुरू होने में कुछ सेकंड बाकी हैं, क्योंकि उससे पहले लल्लन टॉप अड्डे की जानकारी आपको देनी है, न्योता देना है। आज है शुक्रवार का दिन, अपनी अम्मा के शब्दों में कहें तो आज शुक्र है, और इतवार के रोज, रविवार के रोज हमारा जमेगा लल्लन टॉप अड्डा प्रयागराज में। कानपुर में हुआ और झांसी में हुआ। झांसी में हुआ तो 99 साल की लीज वाली बात सामने आई। उस बात पर स्पष्टीकरण भी आ चुका है इतिहासकारों का, संविधान के विद्वानों का। अब बात प्रयागराज में होगी। अड्डा जमेगा, आपके युवाओं के, युवा तबीयत वालों के सवाल पूछे जाएंगे। अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि आएंगे। शिक्षा का सवाल प्रयागराज ध्यान आते ही सबसे पहले ध्यान में आता है, उसके हर पहलू पर विस्तार से बात होगी। लल्लन टॉप क्विज भी खेली जाएगी। अगर आपके लल्लन टॉप से जुड़े कुछ सवाल हैं तो उनके भी जवाब दिए जाएंगे। अड्डेबाजी जैसे होती है, तसल्ली से बातचीत, वो सब होगा। इसके लिए आपको ये न्योता है। इसके और ब्यौरे आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, पढ़ भी देता हूँ। दोपहर 3:30 बजे से अड्डा शुरू हो जाएगा एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज में प्रयागराज के। और हमको पता है कि इंडिया का मैच है T20 का, इसलिए मैच का टॉस उछलने से पहले ही अपन अड्डा समाप्त कर लेंगे, ताकि आप तसल्ली से इंडिया को जीतते हुए भी देखो और उसके पहले तसल्ली से सियासत पर और दूसरे पहलुओं पर बात भी कर लो। तो न्योता पहुंच गया, अब आपका इंतज़ार है। चाहे तो क्विज खेलने आइए, चाहे तो प्रयागराज की प्रतिभाओं का प्रदर्शन देखने आइए, चाहे तो शिक्षा पर बातचीत का हिस्सा बनने आइए, और चाहे तो अपने नेताओं से सवाल पूछने या उनका उत्साह बढ़ाने आइए। लल्लन टॉप के साथियों से मिलने भी आ सकते हैं। मैं आपका इंतज़ार करूंगा। हमारी टीम में प्रयागराज को लेकर खूब उत्साह है, क्योंकि ये नौजवानों का शहर है। अब बढ़ते हैं लल्लन टॉप शो की तरफ, और सबसे पहले देखते हैं दिन का वीडियो। यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। मंच के सामने हैं किंगडम ऑफ स्ताविनी, स्वाजीलैंड के कलाकार। इसके बाद बाहें पसारे और खुले दिल से ये अभिनंदन कर रहे हैं यहाँ उपस्थित अपार जन समुदाय का और मंच पर उपस्थित हमारे सम्माननीय अतिथिगणों का। छत्तीसगढ़ के रायपुर में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव और छत्तीसगढ़ राज्योत्सव आज से शुरू हुआ। बढ़िया रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है। देश विदेश से कलाकार आए, 1500 कलाकार शामिल हुए, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पूरे मंत्रिमंडल के साथ इसका लुत्फ उठाते नजर आए। आदिवासी कला का ये वीडियो सरकार सबको दिखाना चाहेगी, लेकिन अब आदिवासियों का ही एक और वीडियो देखिए जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। बीजापुर में आदिवासियों की सभा चल रही है। कई दिनों से प्रदर्शन हो रहे हैं। आदिवासी समाज के लोग फर्जी मुठभेड़ में मारे गए लोगों के लिए न्याय और मुआवजे की मांग कर रहे हैं, लेकिन भूपेश बघेल सरकार को इनसे बात करने की फुर्सत नहीं है। अब छत्तीसगढ़ का ही एक और वीडियो देख लीजिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 22,000 पदों की भर्ती की मांग को लेकर अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे। सरकार को पसंद नहीं आया, 61 अभ्यर्थियों को जेल भेज दिया। वैसे शिक्षक भर्ती की बात चली है तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उनका ही ये पुराना बयान जरूर सुनना चाहिए। मार्च 2019 14,580 पदों के लिए शिक्षक की सीधी भर्ती भूपेश बघेल सरकार प्रकाशित करती है। नवंबर में रिजल्ट आ जाता है 2019 में। 2021 का अप्रैल शुरू हो गया, अभी तक आपने ज्वाइनिंग नहीं ली। हो गया ज्वाइनिंग, अब पता कर लीजिए। ज्वाइनिंग चल रहा है। कब हुआ? पिछले जनवरी से चल रहा है, अभी लगातार चल रहा है। इतना लंबा गैप? भाई कुछ लोग कोर्ट चल दिए, कुछ लोग और कुछ कर दिए, कोई और। अभी तो आप कह रहे थे कि प्रक्रिया ऐसी बनाओ कि कोर्ट में ना अटके मामला। हाँ, तो उसके बाद तो हुआ ना। हमने तो कर तो दिया। सब लोगों की ज्वाइनिंग हो गई? ज्वाइनिंग हो गई। कुछ लोग बचे होंगे, वो भी कर रहे हैं। आप ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि हाँ ज्वाइनिंग चल रही है। चल रही है? हाँ, वो विद्यार्थी यही पूछ रहे हैं। नहीं हो गया भाई, आप उसकी चिंता मत करें। ना करें? हाँ बिल्कुल आप कर रहे हैं नौजवानों की चिंता। बिल्कुल। यूपी के लखीमपुर खीरी में कुछ होता है तो भूपेश बघेल न्याय दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ से चले आते हैं।
देश आज़ाद है, कोई कहीं भी जा सकता है। न्याय ज़रूर मांगना चाहिए, पर उनके अपने राज्य में लोग न्याय मांग रहे हैं तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। उनसे बात करने की फुर्सत भी तो मुख्यमंत्री को निकालनी चाहिए। ये था दिन का वीडियो। अब चलते हैं खबरों की तरफ। अगली सुर्खी में बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान की। अमित शाह आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में थे। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उन्होंने भाजपा में सदस्यता अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम के दौरान शाह बोले तो उन्होंने मोदी और योगी सरकार की सफलताएं गिनाने के साथ साथ विरोधियों को मुगलों के बराबर भी लाकर खड़ा कर दिया। परंतु अभी एक और 5 साल आपके आशीर्वाद की जरूरत है। तो मैं इतना ही कहना आया हूं कि 2022 में फिर एक बार भाजपा को 300 पार करा दीजिए। उत्तर प्रदेश को हम देश में नंबर 1 राज्य बनाकर रखेंगे, नंबर 1। और मोदी जी स्वयं यहां से प्रधानमंत्री है। जब मोदी जी प्रधानमंत्री होते हैं तो बच्चा अपने नैनियाल में जाता है, मां परेशने वाली होती है। ऐसी स्थिति है, उत्तर प्रदेश को जो चाहिए वो मोदी जी तुरंत ही भेज दे। शाह का यूपी आना ऐसे वक्त में हुआ जब भाजपा योगी आदित्यनाथ को लेकर सारी असहजताओं को पीछे छोड़ चुकी है। पार्टी ने मन बना लिया है कि 2022 में विधानसभा चुनाव का चेहरा योगी होंगे और पार्टी जीती तो मुख्यमंत्री भी योगी ही होंगे। और ये बात जनता के साथ साथ पार्टी काडर को भी अच्छे से समझा दी गई है। वैसे चलते चलते एक बात और जोड़ दें, गृह मंत्री अमित शाह कह रहे थे कि अब दूर दूर से दूरबीन देखने पर भी दूर दूर तक कोई भी बाहुबली, कोई भी माफिया नज़र नहीं आता है। उनका ये कहने के कुछ ही घंटे बाद सोशल मीडिया पर एक तस्वीर चलने लगी जिसमें अमित शाह बोल रहे थे। उनके बगल में उनके गृह राज्य मंत्री टैनी खड़े हुए थे और लोग टैनी के पुत्र जो कार चढ़ाने के कथित इल्ज़ाम को लेकर जेल में हैं उनका जिक्र कर रहे थे। सोशल मीडिया किसी को नहीं बख्शता। अगली सुर्खी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी है। आपने गृह मंत्री की बात सुनी, यूपी की बात सुनी, मुख्यमंत्री की, अब देश की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर हैं। वो G20 देशों के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इस वक्त इटली की राजधानी रोम में मौजूद हैं। रोम में नरेंद्र मोदी कोविड-19 से बिगड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार पर चर्चा करेंगे। जब प्रधानमंत्री रोम पहुंचे तो उनका स्वागत लोगों ने, जो भारतीय मूल के लोग थे खासतौर पर, उन्होंने अपने अपने ढंग से किया। स्थानीय लोगों ने और कुछ विदेशियों ने शिव तांडव स्तोत्रम भी सुनाया। ये वो वीडियो है जिसे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव समेत कई लोगों ने सोशल मीडिया पर साझा किया। रोम के बाद इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रागी के बुलावे पर नरेंद्र मोदी जाएंगे वेटिकन सिटी 2 दिनों के लिए। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी स्कॉटलैंड के ग्लासगो रवाना होंगे। वहां पर नरेंद्र मोदी जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के लिए देशों के 26वें सम्मेलन यानी COP26 में शामिल होंगे। इस अधिवेशन में दुनिया भर के लगभग 120 देश हिस्सा लेते हैं। भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के मुताबिक COP26 में भारत एक क्लाइमेट जस्टिस की मांग करेगा। अब ये क्लाइमेट जस्टिस क्या है? एक अखबार से बातचीत में भूपेंद्र यादव ने बताया कि भारत इस मांग को प्रमुखता से उठाएगा कि ज्यादा कार्बन एमिशन करने वाले विकसित देश पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं, क्योंकि ये उनका कर्तव्य है और इस पर स्पष्टता भी होनी चाहिए। उन्हें जलवायु कोष में $100 बिलियन का सालाना निवेश भी करना चाहिए। जानकार बताते हैं कि इस सालाना जलवायु मीटिंग में कार्बन एमिशन का मुद्दा हमेशा से विकसित और विकासशील देशों के बीच रार का मुद्दा बना रहता है। जितनी स्वच्छ ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाएगा, कार्बन एमिशन उतना कम होगा। कई देश साल 2050 तक अपना कार्बन उत्सर्जन शून्य करना चाहते हैं, जिसे नेट जीरो कहते हैं, लेकिन भारत ने अभी इसके लिए हामी नहीं भरी है। जानकारों के मुताबिक भारत को ऐसा करने के लिए कोयले से चलने वाले बिजली और परंपरागत तरीके के ईंधन का इस्तेमाल रोकना होगा और स्वच्छ ऊर्जा का इस्तेमाल भी करना होगा। बता दें कि 2030 तक भारत ने 450 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा का लक्ष्य रखा हुआ है। इस संबंध में सवाल पूछने पर भूपेंद्र यादव ने कहा कि अभी तक भारत अपने लक्ष्य का 39% हासिल कर चुका है। 2030 तक भारत अपने इस लक्ष्य को पूरा कर लेगा। ये तो विदेश की बात हो गई। अब वापस देश पर लौटते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के एक मंत्री की बात करते हैं, अश्विनी वैष्णव। रेल मंत्री बनाया गया तो बात चली कि रेलवे में कई रिफॉर्म होंगे। कल इनके मंत्रालय ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे 24 घंटे में वापस लेना पड़ा और सरकार को नुकसान भी हो गया। बाजार में एक शेयर इस फैसले के चलते धड़ाम से गिर गया और गिर भी गया 25% तक। मतलब 100 रुपए का शेयर था तो 75 का ही रह गया। ऐसा अमूमन होता नहीं है और ये उस कंपनी का शेयर था जिसके बारे में कहा जाता है कि जिसने भी 2 साल पहले ये शेयर खरीदा था उसकी जैसे लॉटरी लग गई। मतलब खूब तेजी से दौड़ने वाला शेयर। हम बात कर रहे हैं
IRCTC के शेयर की। IRCTC यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, वही कंपनी जो रेलवे की ऑनलाइन टिकट बुकिंग का काम देखती है और कैप्चा को लेकर हमारे दिमाग को मजबूत भी करती रही है। असल में क्या हुआ इस शेयर वाले प्रकरण पे ये समझते हैं। सारी गड़बड़ हुई रेल मंत्रालय के IRCTC को के बारे में दिए गए एक आदेश के बाद। कल यानी 28 अक्टूबर को रेल मंत्रालय का आदेश आया। इसमें था कि IRCTC रेल मंत्रालय ने कहा कि भैया आप ऑनलाइन टिकट बुकिंग में लोगों से जो सुविधा शुल्क यानी कन्वीनियंस फी के नाम पे कमाते हो उसका आधा हमको दो, यानी 50% भारत सरकार को देना होगा। ये खबर 29 अक्टूबर को अखबारों और वेबसाइटों पर छपी और फिर शेयर बाजार खुलते ही इसके रुझान दिखे। कुछ ही सेकंड में शेयर बाजार में IRCTC का मूल करीब 1/4 कम हो गया। जब इस पर तहलका मचा तो करीब 11 बजे रेल मंत्रालय ने अपना फैसला वापस खींचा। तब जाकर कहीं शेयर धारकों की जान में जान आई और IRCTC का शेयर फिर से चढ़ने लगा। हालांकि आखिर तक भी करीब 6% की गिरावट बनी हुई थी। ये तो हुई मोटा माटी खबर। अब पूरा मामला, IRCTC की कमाई सरकार ने किस हक से मांगी, दोनों का रिश्ता क्या कहलाता है, ये जानना जरूरी है। इसकी बात यहां से शुरू होती है कि IRCTC है क्या। वेबसाइट पर अबाउट अस वाले सेक्शन में लिखा है कि ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। आसान भाषा में कहें तो भारत सरकार की हिस्सेदारी वाली एक कंपनी। सरकार की इसमें हिस्सेदारी कितनी है? 67.4%। इसके अलावा IRCTC एक मिनी रत्न कैटेगरी 1 कंपनी है। ये क्या मतलब हुआ? रेल मंत्रालय के अधीन आने वाली कंपनी। भारत में कुल 14 बड़ी मिनी रत्न कंपनियां हैं, IRCTC इनमें शामिल है। ऐसी कंपनियां जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। रत्न शब्द से आप समझ गए होंगे। और शुरू कब हुई थी IRCTC? 27 सितंबर 1999 को। अब सवाल कुछ लोग पूछ सकते हैं, वैसे तो ज़्यादातर को पता है कि भैया लल्लन टॉप ये IRCTC करती क्या है। 4 बड़े काम करती है: कैटरिंग और हॉस्पिटैलिटी, इंटरनेट टिकटिंग, टूरिज्म और चौथा मिनरल पानी की बोतल यानी कि रेल नीर की मैन्युफैक्चरिंग और बिक्री। IRCTC के 14 रेल नीर के प्लांट हैं, 11 बेस किचन भी हैं जहां से खाने की सप्लाई होती है। अब आते हैं कन्वीनियंस फीस यानी सुविधा शुल्क वाले मसले पर। जब आप IRCTC से टिकट बुक कराते हैं तो ट्रेन के किराए के अलावा कुछ और चार्ज भी लगता है, कन्वीनियंस फी। यानी IRCTC कहता है कि हम आपके लिए टिकट बुक करा रहे हैं, आपको स्टेशन जाकर टिकट के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ता, तो ये सुविधा आपको दे रहे हैं तो इसका चार्ज लेंगे। यही होता है सुविधा शुल्क। ये ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये तक हो सकता है। अगर आपने टिकट कैंसिल कराई तो ये वापस नहीं होता। अब एक टिकट पर ये 50 तक होता है, लेकिन साल भर में IRCTC कितने टिकट बनाता है, कितना कमाता होगा, सोच सकते हैं। ना सोच पा रहे हो तो बता देते हैं। पिछले वित्त वर्ष में करीब 300 करोड़ रुपए कमाए थे। इस कमाई पर 2014 से पहले रेल मंत्रालय की नजर नहीं थी। 2014 में रेल मंत्रालय ने 20% हिस्सा लेना शुरू किया, अगले साल बढ़ाकर 50% कर दिया। फिर 2016 में यह हिस्सेदारी नहीं लेने का फैसला हुआ। 3 साल तक सरकार ने नहीं लिया, लेकिन 2019 में शेयर बाजार में IRCTC की एंट्री आ गई और फीस भी लागू हो गई। अब फीस में हिस्सेदारी 50% बढ़ाई तो शेयर बाजार बुरा मान गया। क्यों? ये जानने के लिए हमने बात की जानकारों से। जी, ये बहुत ही हास्यास्पद है। कहानी ये है कि 19 घंटे पहले एक फैसला लिया गया कि जो IRCTC का कन्वीनियंस फी होता है, बेसिकली अगर हम इंटरनेट पोर्टल पे अगर IRCTC जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं उस पर अगर हम कुछ पेमेंट करते हैं तो उसका कुछ हिस्सा वो चार्ज करती है कन्वीनियंस फी के, सुविधा शुल्क के नाम पे। जो सुविधा शुल्क ये चार्ज करते हैं उसके ऊपर में सरकार ने ये कहा कि जितना आपने जमा किया है, लगभग 300 करोड़ का कन्वीनियंस फी इनके IRCTC के पास जमा है, उसमें से 150 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने कहा था कि आप हमें दे दीजिए। कहानी बस इतनी थी। उसी से स्टॉक मार्केट में आपने उसका बवाल देखा और वही बवाल के बाद स्टॉक प्राइस जो है बेसिकली IRCTC का वो डिक्लाइन हुआ और उसके वजह से सरकार ने उस फैसले को वापस ले लिया। कहानी दिखने में बहुत सिंपल लगती है, लेकिन इसके पीछे जो इतना बहुत सारा इकोनॉमिक्स है वो भी हम लोगों को देखना चाहिए। जरूर। स्टॉक मार्केट कितना पावरफुल तरीके से इंटरवीन करता है कि एक पॉलिसी जो एक मजबूत सरकार ने लिया, उस मजबूत सरकार को 19 घंटे में अपना फैसला वापस लेने के लिए भी मजबूर कर दिया। तो स्टॉक मार्केट का खेल कई बार मुझे भी वो मजाकिया लहजा से भी मैं कहता हूँ, और मजाकिया लहजा से नहीं, बहुत सारे लोगों ने सीरियसली कुछ स्टडी किया। आपको पता होगा, इंटरनेट पे अवेलेबल भी होगा वो, कि स्टॉक मार्केट के मूवमेंट और सचिन तेंदुलकर का लगाया हुआ सेंचुरी, उसके आपस में भी कोरिलेशन।
अब उसका क्या अर्थशास्त्र है लोगों को पता नहीं। मैं वही देख रहा था कि अगर रिसेशन वाले पीरियड को हटा दीजिए तो 44 बार सचिन तेंदुलकर के सेंचुरी के अगले दिन स्टॉक मार्केट के प्राइस में उछाल आता है।